कांग्रेस के अपने ही उसकी बदहाली के लिए जिम्मेदार है और यह बात अक्सर कही जाती है, चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि तस्वीरें बयान ऐसे ही सामने आते रहते हैं। और ऐसा एक बार फिर से हुआ है। सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की फजीहत करवा दी है, या इसे और आसान भाषा में मैं आपसे कहूं तो सैम पित्रोदा ने भरी चुनाव के बीच में कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। राहुल गांधी के बेहद करीबी और कांग्रेस के खास रणनीतिकार सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठे हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे उन्होंने ऐसा तीर छोड़ा कि हिंदुस्तान में पूरी की पूरी कांग्रेस घायल हो गई। पार्टी को डिफेंड करने का तरीका नहीं सूझ रहा, ऊपर से मोदी के हमले और तेज होते जा रहे हैं। दरअसल 3 दिन से पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति से लेकर मंगलसूत्र तक सब छीन लेगी। अपने इस बयान की वजह से पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर भी हैं, लेकिन मोदी अपने बयान पर टिके हुए भी हैं। और जैसे ही सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत की, अब इनहेरिटेंस टैक्स भी मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं कि जब आपके पुरखों की संपत्ति आपके पास आती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब यह होता है कि आपको आपके फैमिली से मिली संपत्ति पर टैक्स देना। तो इस टैक्स की वकालत की जा रही है और जैसे इसकी वकालत की गई, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। इनहेरिटेंस टैक्स या इसे विरासत कर भी आप कह सकते हैं, यह अमेरिका में लागू है। इसके तहत किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। सैम पित्रोदा ने इसी कानून की वकालत भारत में कर दी है, जिसे पीएम मोदी के दावों पर और मुहर लग गई और बीजेपी और हमलावर हो गई। इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस किसी ऐसे प्लान पर काम कर रही है, या सैम पित्रोदा ने गलत टाइमिंग में गलत जगह से बैठकर गलत मुद्दे पर बयान दे दिया है, जिससे कांग्रेस को नुकसान होना लाजमी माना जा रहा है। बड़ा पैनल होगा मेहमानों का हमारे साथ डिबेट करने के लिए, लेकिन सवाल क्या होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या सैम पित्रोदा ने कांग्रेस का प्लान बता दिया है? पित्रोदा के बयान से क्या कांग्रेस का नुकसान तय है? और कांग्रेस को लेकर क्या किसी तरह की कोई अफवाह फैलाई जा रही है? एक रिपोर्ट, उसके बाद आज की बड़ी बहस। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, आखिरकार मोदी के बयान पर कांग्रेस के ही रणनीतिकार ने मुहर लगा दी और कांग्रेस की बैठे बिठाए फजीहत हो गई। so if, let's say, सैम पित्रोदा ने अमेरिका में लागू इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत कर दी, जिसके तहत पिता के मरने के बाद कुल संपत्ति का 55% सरकार ले लेती है। let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. Let me tell you, in संपत्ति America, की लूट वाले दावे पर सैम पित्रोदा की मुहर लगी तो मोदी और हमलावर हो गए। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जारी रहेगी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीर परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं,
वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। विरासत कर की वकालत कर सैम पित्रोदा ने कांग्रेस की किरकिरी करवा दी। एक सुर में सारे बीजेपी नेता कांग्रेस को भला बुरा कहने लगे तो कांग्रेस भी सफाई देने में जुट गई। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पित्रोदा जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है कई दशकों से। वो हमारे दोस्त हैं, हमारे गुरु भी रहे हैं, शुभचिंतक हैं, मार्गदर्शक हैं। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो हारने वाले हैं और इसीलिए एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी। पिछले 3 दिन से पीएम मोदी संपत्ति को लेकर कांग्रेस पर हमले बोल रहे हैं तो विपक्ष के निशाने पर, लेकिन कांग्रेस के ही रणनीतिकार ने विरासत कर की वकालत कर मोदी की बात पर मुहर लगा दी। क्या कांग्रेस को अपनों ने ही लूटा है? सैम पित्रोदा ने क्या कांग्रेस को बीच चुनाव में बड़ा घाव दे दिया है? क्या मोदी के हमलों से बचने के लिए कांग्रेस के पास अब कोई हथियार नहीं बचा है? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। इस पर बातचीत करने के लिए धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश श्रीवास्तव, संपादक है नवोदय टाइम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. मिश्रा जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरे साथ आपसे ये है, ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात अब क्यों हो रही है? पहले तो बात हुई कि भाई संपत्ति का सर्वे कराएंगे, तो उसको बीजेपी ने कहा कि भाई सर्वे कराकर बाकी लोगों में बांट देना चाहते हैं। अब दूसरी बात ये सामने आ रही है कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात की जा रही है, जिसकी वकालत सैम पित्रोदा कर रहे हैं। अब सैम पित्रोदा राहुल जी के भी करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नाम भी है। अब वो कोई मशवरा देंगे, उसको कांग्रेस पार्टी दरकिनार कर दे अगर सरकार आती है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये जो इस देश की जो विरासत रही है, इनहेरिटेंस की जो विरासत रही है, जो हमें अपने बाप दादा पुरखों से जो विरासत मिलती आई है, अगर उसका हिस्सा ही दे देंगे तो फिर हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का क्या होगा, उस विरासत का क्या होगा? आर.के. मिश्रा जी, या फिर ये बातें महज चुनावी हैं?
विवेक जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो उनके निजी विचार हैं और कांग्रेस पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनके भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री थे जयंत सिन्हा, उन्होंने तो खुलेआम इसकी पैरवी की थी, कभी उस पर तो इन लोगों को आपत्ति नहीं हुई, उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए थी और वो पब्लिक डोमेन में बात है। इनहेरिटेंस टैक्स पे कई बार चर्चा होती रही है और यूएस में किस तरह की परंपरा रही है उस पे चर्चा होती रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से या कांग्रेस के विचार से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात कि ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। अब आप देखिए कि पिछले 3-4 दिनों से या पहले चरण के चुनाव के बाद से ही आप देख रहे होंगे कि भाजपा के शीर्ष नेता केवल झूठ बोलने में लगे हैं। कभी वो कहते हैं कि ये संसाधन लेके मुसलमानों को बांट देंगे, महिलाओं के मंगलसूत्र को लेके और मुसलमानों में बांट देंगे। कहां है ये घोषणा पत्र में विवेक जी? घोषणा पत्र में तो ये है कि सामाजिक आर्थिक रूप से हमारे जो लोग पिछड़ गए हैं उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगी कि कैसे उसको शामिल किया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत का कोई वर्ग पिछड़ रहा है तो क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उसको मुख्य धारा में शामिल करे? यही बात हमारे नेता भी कहते हैं। और मंगलसूत्र पर ले जाना, उसे मुसलमानों तक ले जाना, अरे भाई अभी तो पहला चरण ही हारे हो या हारने की आशंका हुई है तो इतनी बौखलाहट है। ये दूसरा चरण जब विवेक जी हारेंगे ना तो आपको पाकिस्तान भी घुमाएंगे, अलग अलग देश भी घुमाना शुरू कर देंगे, जो इनकी रणनीति रहती है, जो इनका तरीका रहता है। मूल बात विवेक जी ये है कि 10 वर्ष पहले इन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार लेकर आएंगे। उस हिसाब से 20 करोड़ रोजगार अब तक दिए जाने चाहिए। हुआ क्या कि इन्होंने जो रोजगार मिला हुआ था वो भी छीन लिया और साथ में 30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के पद खाली छोड़ दिए। अब कांग्रेस कहती है कि हम आते ही ये 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के पद भरेंगे, तो इनके पौंतरे जमनी खिसक जाती है। जब कांग्रेस कहती है कि 1 साल का गारंटीड हम अप्रेंटिसशिप देंगे तो इनको बौखलाहट होती है। जब कांग्रेस ये कहती है कि प्रत्येक परिवार की महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देंगे तो इनको परेशानी होने लगती है। भाई ऐसी परेशानी क्यों होती? किसानों की आपने दुर्दशा कर दी, किसान लगातार यहाँ बैठे रहे, आपने उनकी नहीं, ये मुद्दे तो आपकी चुनावी सभाओं में भी सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी, सवाल इस बात का है कि आप जो बात कह रहे हैं कि भाई मुद्दों की बात नहीं हो रही है, तो आप लोग भी तो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आज राहुल जी को मैं सुन रहा था कहीं किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसके बाद वो वहां पर कहने लगे कि भाई मीडिया में एंकरों के नाम उठाकर देखिए, उसमें कोई मुझे ओबीसी नहीं मिला। चलिए मीडिया छोड़ दीजिए, उन्होंने न्यायपालिका के बारे में कहा कि भाई हमने 650 जजेस के नाम निकाले, उसमें दलितों की भागीदारी बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर है। कंपनीज के बड़े बड़े पोस्ट जो हैं वो उसमें भी दलितों की भागीदारी नहीं है। तो ये भागीदारी सुनिश्चित कब और कैसे हुई मिश्रा जी? ये कोई ये तो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे दर्शक मेरी बात समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जब नियुक्ति शुरू हुई होगी उस हिसाब से नियुक्तियां चली आ रही होंगी। इस देश में पढ़ाई लिखाई से किसी को रोका नहीं या आगे बढ़ने से किसी को रोका नहीं या किसी के नियुक्ति पे कोई बाधा तो लगाई नहीं गई। उल्टा इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की है ताकि दलित भाई, पिछड़े भाई जो ऊपर आए हुए लोग हैं उनके बराबर जो है वो आ जाएं, उनका भी समानांतर विकास हो, समान धारा में वो भी विकास कर सके। तो इस तरह की बात आज की तारीख में जब इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जा रहा है तो वहां पर आकर इस तरह से कहना, तो फिर आप अपने जो है रिजीम को क्वेश्चन कर रहे हैं। आर.के. मिश्रा जी। विवेक जी, ऐसा है कि ये जो हमारे जो भी भाई आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसके लिए पहले भी व्यवस्था हुई है और कांग्रेस पार्टी तो आगे बढ़कर ये व्यवस्था करती रही। अगर अभी भी आप जितने भी आंकड़े आते हैं, चाहे वैश्विक स्तर पे हो या भारतीय स्तर पे, तो हर में आप देखेंगे कि अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ रही है। अभी हाल में भी जो कई सर्वे आया है अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा, वो ये बताता है कि भारत में 1% लोगों के पास 40% से अधिक। नहीं, बात तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की नहीं हो रही है ना मिश्रा जी। आप लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जाति आधारित बातें हो रही हैं। मैं इस बात पे सवाल जानना चाह रहा हूं,
इस पर आप जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं धनंजय गिरी के पास जा रहा हूं। विवेक जी, अगर आप मेरा मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। उसमें उसके आगे की कोई बात नहीं है। उसमें यह है कि एक सर्वे किया जाएगा जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, इस पर अध्ययन होगा और उसके बाद उस पर विचार होगा कि इस खाई को कैसे दूर कर सकते हैं, इसको कैसे पाट सकते हैं। तो आपके दर्शकों को भी समझना चाहिए कि भाजपाई प्रोपेगेंडा के चक्कर में न पड़ें, वास्तव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो लें, खुद पढ़ें जो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें इस तरह की कोई बात नहीं है जो माननीय नहीं, आपका मैनिफेस्टो तो देखिए मैं तो रोज लेके बैठता हूं और जब से रिलीज हुआ है तब से रोज एक बार पढ़ लेता हूं, ताकि ऐसा कोई दिक्कत ना हो जाए कि बाद में आप लोग क्या पता है कोई क्वेश्चन पूछ दीजिए एंकर से। एंकर सब आजकल खास टारगेट पर रहता है, तो एंकर सबको भी थोड़ी तैयारी करके आनी पड़ती। पता चले कोई सवाल ऐसा पूछ दिया तो एंकर ही पता चला कि भाई इधर 36 की डिग्री पे घूम गया एंकर आपका। तो ये तो मैं तो देखिए मैनिफेस्टो लेके बैठता भी हूं और पढ़ता भी हूं, लेकिन मेरा सवाल जो है उसी बात को लेकर है कि जाति और धर्म के आधार पर क्या 24 का चुनाव लड़ा जाएगा? धनंजय गिरी जी, क्या अब यही मुद्दा रह गया है? विवेक जी, 10 साल यूपीए का शासन रहा, 10 साल एनडीए का शासन रहा, फिर भी मिला जुला के वही जाति, वही धर्म, अब इनहेरिटेंस टैक्स की भी बात हो रही है। धनंजय गिरी जी,